कल्याणी जी के बेटे आदित्य की शादी थी और बारात लड़की वालों के घर नियत समय पर पहुंच चुकी थी। अनिका बहुत सुंदर लग रही थी दुल्हन के रूप में। जयमाला हो रहा था और स्टेज पर लड़की वालों की भीड़ लगी हुई थी। खैर, जयमाला के रस्म खत्म हुई, लेकिन इस बीच कल्याणी जी और संजय जी यानी कि आदित्य के पिताजी को लड़की वालों और लड़की का एटीट्यूड कुछ अलग सा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं शादी करके। काफ़ी दबदबा बनाकर रख रहे थे उनके ऊपर। कल्याणी जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आदित्य सरकारी नौकरी में अच्छे पोस्ट पर था, इसलिए काफ़ी देखभाल करके शादी तय की थी कल्याणी जी ने। पर अब लड़की वालों का व्यवहार, बात बात पर उनका दबदबा बनाना उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। छोटी छोटी बात पर लड़की वाले हावी होने की कोशिश कर रहे थे। कल्याणी जी और संजय जी इसी बारे में बात कर रहे थे कि अचानक उन्होंने अपने पीछे से लड़की के मामा और लड़की के पापा की आवाज़ सुनी। अरे, लड़का सरकारी नौकरी में है, राज करेगी हमारी अनिका और सबको दबा कर रखेगी। और नहीं तो क्या, अब वह जमाना गया कि लड़की वाले दब कर रहते थे और लड़के वाले हावी रहते थे। लड़की की माँ ने बोला, अरे आप लोग धीरे बातें करो, कोई सुन ना ले। इस पर लड़की के मामा ने बोला, अब बारात लेकर आ गए हैं तो शादी तो करनी ही पड़ेगी और हमारा दबदबा भी देखेंगे। इसीलिए तो हम इन्हें इतना अपना रुतबा दिखा भी रहे हैं, ताकि हमारी अनिका को गलती से भी कभी कुछ कहने की ज़रूरत ना करे। साथ ही ससुराल में अनिका से कभी गलती से कोई ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश भी ना करे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सच में यह सारी बातें आदित्य के माता पिता के कानों में पड़ चुकी थी। अनिका के पापा और माँ की बातें सुनकर कल्याणी जी और संजय जी तो हतप्रभ थे। यह कैसी बातें कर रहे थे यह सब। अभी यह सब कुछ कल्याणी जी और संजय जी सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें लड़की के पापा की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि वह लोग उनके ठीक पीछे बैठे हुए थे। लेकिन लड़की वालों ने देखा नहीं था कि आदित्य के मम्मी पापा वहाँ पर बैठे हैं और वह अपने बातों में लगे हुए थे। अनिका के पापा ने बोला, और नहीं तो क्या, अब वह जमाना गया। गलती से भी अगर हमारी बेटी को कुछ बोल दिया ना तो ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी। और ऊपर से आदित्य सरकारी नौकरी में है, पहले नौकरी जाएगी और फिर जेल जाएगा। इससे अच्छा है कि हमारी बेटी को हमेशा खुशी से रखे। इसीलिए थोड़ी बहुत यहाँ पर अपनी हेकड़ी दिखानी ज़रूरी है, ताकि वह समझ जाए हम कोई सीधे साधे लड़की वाले नहीं हैं। कल्याणी जी ने जब यह सुना तो उन्होंने सोचा, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अच्छा खासा रुतबे वाले परिवार से कल्याणी जी और संजय जी थे। आदित्य की अच्छी नौकरी थी। रिश्ता तय करते वक्त लड़की वाले कितने अच्छे से बात कर रहे थे, बिल्कुल सभ्य लग रहा था। और अब जब बारात लेकर आए हैं तो ऐसी बातें कर रहे हैं। इस तरह की शादी करने से तो हमारे आदित्य की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह तो कभी भी कोई भी इल्ज़ाम लगा सकती है आदित्य के ऊपर। लेकिन तभी पीछे से अनिका के पापा ने एक चिंता जताई। लेकिन साले साहब कहीं ज़्यादा हेकड़ी दिखाने के चक्कर में यह लोग शादी से ही मना ना कर दे। तो लड़की के मामा ने कहा, क्या जीजा जी, आप बारात लेकर आए हैं तो क्या बिना शादी किए हम उन्हें जाने देंगे? हम तो तुरंत पुलिस को बुला लेंगे और सीधा दहेज की बात करेंगे। शादी तो उन्हें हर हाल में करनी ही पड़ेगी। अब तो यह सारी बातें सुनकर कल्याणी जी और संजय जी का मन खट्टा हो गया। अनिका उन्हें बहुत पसंद थी और आदित्य भी उसे बहुत पसंद करता था। पर इन लोगों की बातें सुनकर कल्याणी जी और संजय जी बहुत परेशान हो गए। यह तो अभी से ऐसी बातें कर रहे हैं, पता नहीं शादी के बाद क्या करेंगे। हमारे बेटे और हमारे पूरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी इनके चक्कर में। उन्होंने खुलकर अनिका के मम्मी पापा से बात करने की सोची। संजय और कल्याणी जी
अनिका के मम्मी पापा के पास गए और बोले, देखिए समधी जी, अब तो आदित्य और अनिका की शादी होने वाली है। उन्होंने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो हमारी बेटी अनिका आपके घर की बहू बनकर जाने वाली है। कल्याणी जी ने अब अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया था और कल्याणी जी ने बोला, जी बिल्कुल, अनिका अब हमारे घर बहू बनकर आने वाली है और उसके पहले अगर हम कुछ बातें क्लियर कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। आगे भविष्य में अनिका का जीवन खुशहाल रहेगा। अनिका के मम्मी पापा थोड़ा हैरान थे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। कल्याणी जी ने बोला, देखिए भाई साहब, अब आजकल हमारा ज़माना तो रहा नहीं। छोटी छोटी बात पर बेटे बहू की लड़ाइयाँ होती रहती है और कोई किसी के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगाता रहता है, क्योंकि आजकल के बच्चे किस तरह के हैं आपको भी पता है। अनिका के मम्मी पापा हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह क्या बातें कर रही हैं कल्याणी जी, वह भी हम जैसे साथी लोगों से। कल्याणी जी ने आगे बोला, देखिए भाई साहब, आजकल शादी के बाद बहुत तरह की परेशानियां हो रही है और कई मामलों में लड़के वाले बेकसूर होते हुए भी सालों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। हम दोनों अपने बेटे आदित्य से बहुत प्यार करते हैं, तो हम अपने बेटे आदित्य के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने दे सकते। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं और ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जैसे आपको अपनी बेटी की चिंता है, मुझे भी तो अपने बेटे की चिंता होगी, क्योंकि पहले तो लोग सिर्फ बेटी की चिंता करते थे शादी के वक्त, पर अब बेटों की भी चिंता होती है। जमाना काफ़ी बदल चुका है। अनिका के मम्मी पापा ने बोला, आप कहना क्या चाहती है? कल्याणी जी ने आगे बोला, देखिए शादी के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन उसके पहले स्टैम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट साइन होगा कि हमने आपसे कोई भी दहेज नहीं लिया है और अगर आपने कुछ दिया है अपनी बेटी को तो अपनी मर्जी से दिया है। जो भी आपकी मर्जी है अपनी बेटी को दीजिए या ना दीजिए, और उन सब सामानों की वीडियोग्राफी भी होगी, पर एग्रीमेंट के साथ ही शादी होगी। लेकिन लड़की वाले खुद को कुछ ज़्यादा ही होशियार समझ रहे थे। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, आप ऐसी बातें ठीक शादी से पहले क्यों कर रहे हैं? हमें तो लगता है आपको ज़्यादा दहेज चाहिए। इस पर अनिका के मम्मी पापा ने बोला, हमने ऐसा कब कहा कि हम शादी नहीं करेंगे? हम बिल्कुल शादी करेंगे, बल्कि अभी तुरंत करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक स्टैम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट बनवाना चाहते हैं कि हमने आपसे कोई दहेज नहीं लिया है। बस यह एग्रीमेंट बनाकर हमें दे दे, और जो कुछ भी अपनी बेटी को शादी में दे रहे हैं उसके बारे में भी उसमें लिख दे सबके सामने। उसके बाद शादी हो जाएगी, क्योंकि आजकल लड़की वाले लड़के वालों को भी टॉर्चर करते हैं। मुस्कुराकर कल्याणी जी ने कहा। अनिका के मम्मी पापा को समझ में आ गया था कि कल्याणी जी और संजय जी बहुत होशियार है। संजय जी ने लड़की के पापा से बोला, इसमें टेंशन की क्या बात है? हम तो शादी करने को तैयार हैं। इसमें कोई गलत बात तो मुझे नहीं लग रही। बस हम अपना पक्ष में मजबूत करना चाहते हैं और सबको अपना पक्ष मजबूत करने का हक है। कल को अगर आप कोई झूठा केस थाने में हमारे खिलाफ कर दे कि हमने आपसे दहेज लिया, तो फिर हम कैसे साबित करेंगे कि हमने दहेज नहीं लिया? अब लड़की वालों को समझ में आ गया था कि संजय जी और कल्याणी जी बेवकूफ़ नहीं हैं। वह भी अपने बेटे के साथ हर कदम पर देंगे, और एक बार भी संजय जी और कल्याणी जी ने यह नहीं कहा कि वह शादी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर लड़की वाले बहुत आसानी से साबित कर देते कि उन्होंने दहेज की वजह से शादी तोड़ दी और फिर आदित्य की ज़िंदगी खराब हो जाती। अब लड़की वालों के पास कोई चारा नहीं बचा था। कल्याणी जी ने बोला, संजय जी, आप स्टैम्प पेपर तैयार करवाइए, और लड़की के पिता से बोला, आप भी चाहें तो अपनी तरफ से कोई एग्रीमेंट बनवा लीजिए। सबकी सहमति से
उस पर साइन होंगे। अब लड़की वालों के पास कोई चारा तो था नहीं, इसलिए जैसा संजय जी और कल्याणी जी बोल रहे थे वैसा उन्हें करना पड़ा। जब तक स्टैम्प पेपर तैयार हो रहे थे, कल्याणी जी ने अपने छोटे बेटे वैभव को बुलाया और उसके कान में धीरे से कुछ बोला। वैभव बोला, ठीक है मम्मी, और वहाँ से चला गया। दोनों पक्षों के उस पर साइन हो गए। फिर आदित्य और अनिका की शादी हो गई। अनिका ब्याह करके आदित्य के घर में आ गई। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, क्योंकि अनिका समझ चुकी थी कि अब इतना आसान नहीं है सबको दबा कर रखना। पर फिर भी उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत कुछ सिखा कर भेजा था। अनिका के ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा था, पर फिर भी अनिका को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मम्मी पापा चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहे और घर का सारा कुछ उसके हाथों में आ जाए। पर ऐसा कुछ तो होने वाला था नहीं। एक दो बार अनिका ने इस तरह की बातें अपने सास ससुर से की भी थी कि अब वह बूढ़े हो गए हैं, अपने पूजा पाठ पर ध्यान दे और घर की जिम्मेदारी अनिका को दे दे। इस पर कल्याणी जी ने कहा था, अभी हमने अपने छोटे बेटे वैभव की शादी नहीं की है, हम कैसे अपना सब कुछ तुम्हें और आदित्य को दे दे। ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ, इस घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं है, फिर यह सब फालतू की बातें क्यों करती हो। अच्छे से अपना जीवन एंजॉय करो। इतना अच्छा पति मिला है तुम्हें, इतना अच्छा परिवार मिला है, क्यों अपने माँ बाप के बातों में आकर अपना घर बिगाड़ रही हो। उस समय अनिका चुप हो जाती थी, लेकिन अनिका के मम्मी पापा तो चाहते थे कि उनकी बेटी उस घर की इकलौती मालकिन बनकर रहे और सिर्फ बेटी और दामाद रहे। बाकी घर वालों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। कल्याणी जी और संजय जी को लग रहा था कि उनके और आदित्य के प्यार से अनिका धीरे धीरे उनके घर के रंग में रंग जाएगी और अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने लगेगी। लेकिन फ़ोन पर लगातार उल्टी सीधी नसीहतें मिलने पर उसका भी दिमाग फिरा रहता था। वह अपना सही गलत नहीं सोच पाती थी। एक दिन किसी बात पर कल्याणी जी ने अनिका को समझाया कि पति पत्नी की हर बात माँ बाप को नहीं बताई जाती, कुछ प्राइवेसी रखी जाती है। क्योंकि कल्याणी जी गौर करती थी कि अनिका फ़ोन पर अपने और आदित्य की सारी बातें अपने घर वालों से शेयर करती थी, जो कि सही नहीं था। कुछ बातें सिर्फ पति पत्नी तक सीमित रहनी चाहिए, ना कि माँ बाप ना या सास ससुर तक पहुँचनी चाहिए। लेकिन आदित्य और अनिका के बीच होने वाली छोटी मोटी तू मैं भी अनिका अपने मम्मी पापा से शेयर करती थी। जब कल्याणी जी ने इसी मुद्दे को लेकर उसे समझाया तो उसने पलटकर कल्याणी जी को बहुत बुरी तरह से जवाब दे दिया, जो कि आदित्य को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अनिका को अच्छा खासा सुना दिया। अब अनिका को बर्दाश्त नहीं हुआ कि अपनी माँ के लिए आदित्य ने उससे ऊंची आवाज़ में बात की। बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी, पर फिर भी अनिका ने उसे बहुत बड़ा बना दिया और उल्टी सीधी बातें आदित्य को बोलने लगी। आदित्य ने भी पलटकर कुछ जवाब दिए। कल्याणी जी दोनों को शांत कर रही थी, पर अनिका बिल्कुल शांत नहीं होना चाहती थी, बल्कि वह तो कोई मुद्दा खोज रही थी इतने दिनों से, ताकि वह कोई बवाल घर में मचा सके। उसने बोला, अभी मेरी नई नई शादी हुई है, मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। आप लोगों के ऊपर घरेलू हिंसा का इल्ज़ाम लगाऊंगी। और पता नहीं क्या क्या बोलकर वह उनसे लड़ने लगी। वह यह सोचने लगी कि एक बार इन लोगों को पुलिस थाने का चक्कर लगवाऊंगी तो खुद सब मुझसे दब कर रहेंगे। और उसने झूठ मूठ का पुलिस थाने में फ़ोन कर दिया और बोला, मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर हाथ उठाया है। मेरे पति और सास ससुर ने मेरे साथ घरेलू हिंसा की है। अभी 2 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। थोड़ी देर में
पुलिस कल्याणी जी के घर आ गई। कल्याणी जी और संजय जी यह सब कुछ देखकर हैरान थे कि अनिका इतना झूठ कैसे बोल सकती है, जबकि आदित्य उसे कितना प्यार करता है और वह ऐसी हरकत कर रही है। अनिका मंद मंद मुस्कुरा रही थी कि देखो मुझसे उलझने का नतीजा। वह सोच रही थी कि अब यह लोग डर के मारे मुझसे माफ़ी मांगेंगे और मैं यहीं पर मामला ख़त्म कर दूंगी। फिर उसके बाद अपना रुतबा इन लोगों के ऊपर चलाकर हमेशा शान से इस घर में रहूंगी। फिर कभी कोई मुझे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। पुलिस वालों ने कल्याणी जी और संजय और आदित्य से बात की और बोला, इस घर की बहू ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है, आप लोगों को थाने चलना पड़ेगा। अनिका तो इसी उम्मीद में थी कि अब कल्याणी जी, संजय जी और आदित्य उसके हाथ पैर जोड़ेंगे और बोलेंगे अपना इल्ज़ाम वापस ले लो, फिर समझौते के साथ वह पुलिस वालों को वापस भेज देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल्याणी जी ने पुलिस वालों से बोला, बिल्कुल सर, हमारी बहू ने आपको फ़ोन किया और आप आ गए। आपने अपनी ड्यूटी बिल्कुल सही निभाई है, लेकिन हम भी तो अपना पक्ष रखेंगे ना। पुलिस वालों ने बोला, बिल्कुल रखेंगे, लेकिन पहले आप लोग थाने चलिए। अनिका के सास ने बोला, सर, थाने चलने से पहले आप यह देखिए। और उन्होंने वैभव का इशारा किया। वैभव ने टीवी स्क्रीन पर कुछ वीडियो फुटेज चला दी जिसमें अनिका अपने सास ससुर पति से लड़ाई करती हुई दिख रही है और सीधा सीधा उन्हें धमकी दे रही है कि वह घरेलू हिंसा के केस में फंसा देगी। जो बातें अनिका ने कुछ देर पहले ही अपने सास ससुर और आदित्य से कही थी, उन सारी बातों की आवाज़ के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस वालों के सामने थी। अब पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं चाहिए थे, उन्हें सब सारी सच्चाई दिख रही थी। उन्होंने अनिका को अच्छी खासी झाड़ लगाई और बोला, अगर आइंदा ऐसी गलत इल्ज़ाम लगाकर अपने ससुराल वालों को फंसाने की कोशिश की ना, तो तुम्हें जेल के अंदर बंद कर दूंगा। इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। शर्म नहीं आई अपने सास ससुर और पति के बारे में झूठी शिकायत करवाने में? अनिका हैरान थी, यह सब कुछ कैसे हो गया? पुलिस जा चुकी थी। कल्याणी जी ने अनिका से बोला, उस दिन जब हम बारात लेकर गए थे तभी तुम्हारे घर वालों का एटीट्यूड और तुम्हारा एटीट्यूड देखकर हम समझ गए थे कि तुम लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए पेपर पर एग्रीमेंट बनवाने के साथ साथ मैंने वैभव को उसी वक्त बोल दिया था कि जब तक यहाँ एग्रीमेंट तैयार हो रहा है तुम घर चले जाओ और घर के हर कोने में हाई क्वालिटी की सीसीटीवी कैमरा जिसमें आवाज़ की भी रिकॉर्डिंग होती है लगवा दो। कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि तुम्हारी भाभी और उसके मायके वाले कुछ ज़्यादा ही शातिर है और देखो आज उसकी ज़रूरत पड़ भी गई। अनिका को घर में कैमरे लगे होने के बाद बिल्कुल भी नहीं पता थी और वह हैरान थी कि उसकी सासू माँ कल्याणी जी इतनी दूरदर्शी महिला है। कल्याणी जी ने अनिका से बोला, देखो अनिका, अब तुम्हारी शादी हो ही चुकी है तो कोशिश करो इस शादी को निभाने की। मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। कल्याणी जी और संजय जी ने भी बोला, देखो बहू, हमें पता है तुम बुरी नहीं हो। तुम अपने माँ बाप के बहकावे में आकर बुरी हो रही हो। पता नहीं तुम्हारे बाप को यह गलत फहमी क्यों है कि हम तुम्हें परेशान करेंगे। क्या हमने तुम्हें कभी कोई परेशानी दी है? देखो अपने व्यवहार में सुधार लाओ। अब तुम्हारा परिवार में ये ससुराल ही है, इसे संभाल कर चलो। किसी बात की कोई कमी नहीं है तुम्हें। एक अच्छा परिवार बनाकर खुशी से रहो और अगर नहीं रह सकती तो फिर इसमें नुकसान तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम कुछ भी करके हमें गलत नहीं साबित कर सकती। हमने तुम लोगों का रवैया देखते हुए पहले से ही अपनी सुरक्षा के सारे इंतजाम कर रखे हैं। आखिरी मौका देते हैं, सुधर सकती हो तो सुधर जाओ।
अगर अगली बार ऐसी कोई गलती की तो सुधरने का कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर अपने मायके जाकर अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना। फिर देखते हैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा कितना साथ देते हैं, क्योंकि तुम्हें शायद अभी नहीं पता, नई नई शादी हुई है तुम्हारी। पर शादी के बाद ना, बेटियों का असली घर उनका ससुराल ही होता है। एक शादीशुदा बेटी को कोई भी मायके वाला ज़्यादा वक्त तक मायके में नहीं रख सकता। इसलिए अभी भी वक्त है, अपना घर बसा लो और ससुराल को अपना लो। अनिका को समझ में आ चुका था कि उसकी चालाकियाँ इस घर में नहीं चलने वाली। और क्यों करे वह इतनी चालाकियाँ। आदित्य इतना प्यार करता है उससे, सास ससुर इतना प्यार करते हैं उसे, वह तो खुद गलत है। पता नहीं कि उसके माँ बाप को क्यों लगता है कि हर ससुराल वाले खराब होते हैं। अनिका को समझ में आ गया था कि अगर वह चाहे तो अपनी ज़िंदगी अभी भी संवार सकती है। उसने अपने सास ससुर और आदित्य से माफ़ी मांगी और बोली आगे से वह एक अच्छी बहू बनकर दिखाएगी। साथ ही साथ अपने मायके फ़ोन करके बोल दिया, मम्मी पापा, अब आप मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा दखल मत दीजिए। मेरा परिवार बहुत अच्छा है और मैं उसे अच्छे से चला लूँगी। आप अपना घर संभालिए, मैं अपना घर संभालूँगी। मैं बहुत खुश हूँ अपने ससुराल में, कहकर अनिका ने फ़ोन रख दिया। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।